यहाँ यिंगहुआ गांव में ग्रेस सुबह पक्षियों की चहचहाहट और गांव के हल्के फुल्के शोर से जागी। वह बाहर निकली खिंचाव लेते हुए जब सुबह की सुनहरी रोशनी ने आसपास को नहला दिया। हवा ताजा और ठंडी थी, जिसमें पास के बगीचे से फूलों की हल्की महक थी। गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और सुबह की धुंध अभी भी पेड़ों की चोटियों पर टिकी थी। चारों ओर देखते हुए ग्रेस ने वूशी को उसी जगह खड़ा देखा जहां वह पिछले रात था, जैसे वह हिला ही नहीं। उसका रवैया शांत था, उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। घर के अंदर मार्कंडे जागा। वह बाहर ग्रेस के पास आया, सुबह की शांति को महसूस करते हुए। ग्रेस, हमें उससे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मार्कंडे ने हल्का मुस्कुराते हुए आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा, चिंता मत करो, तुम नाश्ते पर उससे बात कर सकती हो। जल्द ही शांत घर में चहल पहल शुरू हो गई क्योंकि गांव वाले आने लगे। वे खाने की टोकरियां, औजार और कपड़े लाए। कुछ खाना बना रहे थे, कुछ साफ सफाई कर रहे थे और कुछ बगीचे की देखभाल कर रहे थे। समुदाय का भाव साफ झलक रहा था। ग्रेस ने आश्चर्य से देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। ये क्या हो रहा है? मार्कंडे ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज शांत थी। गांव वाले हे शियांगू का बहुत सम्मान करते हैं। वह उन्हें उपचार करती है, उनका मार्गदर्शन करती है और सही रास्ता दिखाती है। बदले में वे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। ग्रेस मुस्कुराई। हे शियांगू और गांव वालों के रिश्ते से प्रभावित थी। जब तक घर चमकने लगा और खाना तैयार हो गया, तब तक नाश्ते का समय हो गया था। ग्रेस उत्साहित लेकिन घबराई हुई थी जब वह पहली बार हे शियांगू से मिली। ग्रेस उन्हें देखती रह गई। आप बहुत सुंदर हैं। हे शियांगू ने धीरे से मुस्कुराई, उसकी आंखें दयालु थीं। और तुम भी सुंदर हो ग्रेस। कृपया खाना खाओ, तुम बहुत लंबा सफर करके आई हो। जैसे ही वे खाना शुरू करने लगे, हे शियांगू की नजर ग्रेस पर टिकी। तो बताओ ग्रेस, तुम यहाँ क्यों आई हो? ग्रेस ने अपने बर्तन नीचे रखे, उसका चेहरा गंभीर था। मैं सच बोलूंगी, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए यात्रा पर हूँ। वह बीमार हैं और केवल संजीवनी ही उन्हें ठीक कर सकती है। महर्षि व्यास मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि वह मंदाकिनी की सहायता करना चाहते हैं। मुझे कुछ दर्शन हो रहे हैं जिनके बारे में महर्षि व्यास का मानना है कि वे मुझे संजीवनी तक ले जाएंगे। लेकिन इसे सुरक्षित रखने के लिए मुझे शेनमी बॉक्स चाहिए। जो आपके पास वह है। हे शियांगू ने ध्यान से सुना, उसका चेहरा भावहीन था। एक पल बाद उसने हल्का मुस्कुराया, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारे इरादों पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि तुम उन लोगों के साथ आई हो जिन्हें मैं जानती और भरोसा करती हूँ। उसने अश्वत्थामा की ओर एक पल के लिए देखा, फिर बोली, लेकिन शेनमी बॉक्स कोई साधारण चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल सोलस्टोन सीड को रखने के लिए होता है। मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज बिना कारण नहीं दे सकती। ग्रेस ने आगे झुककर दृढ़ स्वर में कहा, मिशन पूरा होते ही हम इसे लौटा देंगे। हे शियांगू का चेहरा गंभीर हो गया, क्या तुम सचमुच मानती हो कि तुम इस मिशन से जिंदा वापस आ सकोगी? ग्रेस ठिठक गई, उसका आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगा गया। हे शियांगू आगे बोली, लोग अक्सर बिना सोचे बोलते हैं, बिना ये विचार किए कि क्या वे सचमुच वह कर सकते हैं जो वे दावा करते हैं। ग्रेस ने नीचे देखा, हे शियांगू के शब्दों का वजन उस पर पड़ रहा था। हे शियांगू की आवाज थोड़ी नरम हुई, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी माँ की जिंदगी के रास्ते में खड़ी हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस बोझ को उठा सकती हो। ग्रेस ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी, मैं सक्षम हूँ। मुझे पता है। हे शियांगू ने एक पल रुककर ग्रेस को ध्यान से देखा, फिर बोली, फिर इसे साबित करो। गांव के बीच में एक कुआं है। उसमें बहुत कम पानी है। पास में एक नदी है। अगर तुम सूर्यास्त तक उस कुएं को पानी से भर सकती हो तो मैं तुम्हें शेनमी बॉक्स दूंगी। ग्रेस का चेहरा हैरानी से भर गया, सचमुच? ये तो। हे शियांगू ने उसकी बात काट दी, उसका लहजा तेज था। जैसा मैंने कहा, बोलने और करने में फर्क होता है। ग्रेस ने अपने शब्द निगल लिए, उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं में खो गया। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। हे शियांगू ने सिर हिलाया, उसका चेहरा भावहीन था। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। ग्रेस वहां खड़ी थी, हक्की बक्की और चुप, इस काम के बोझ को महसूस करते हुए। उन्होंने सम्मान भरे सिर हिलाए और अलग हो गए, दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए। परीक्षा और श्राप का बोझ। गांव के पास जंगल में ठंडी हवा ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, पत्तियों को भूतिया फुसफुसाहट में हिला रही थी। गीली मिट्टी की महक हवा में थी। मिस्टर ली एक चमकदार काली कार के पास खड़ा था, उसकी नजर सामने पिशाच पर टिकी थी। तीन पिशाच एक खाली जगह में घुटनों पर बैठे थे, सिर झुकाए, धीमी आवाज में कुछ जाप रहे थे। उनके शब्द प्राचीन थे, एक ऐसी अंधेरी शक्ति से भरे हुए कि हवा भारी लग रही थी। वे रात के लिए तैयारी कर रहे थे, किसी अनदेखी शापित चीज को बुला रहे थे। मिस्टर ली ने उनसे नजर हटाई, धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपनी कोट की जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन एक बार बजा, दो बार, फिर सीधे वॉइसमेल पर चला गया। वह एक पल रुका, फिर धीमी नरम आवाज में बोला, यूही, मैं पापा बोल रहा हूँ। एक लंबे ठहराव के बाद उसका गला सिकुड़ गया। मुझे पता है मैंने गलतियां की है, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ यूही। प्लीज मुझे कॉल करो।
मुझे तुम्हारी याद आती है। उसकी आवाज कांप गई। उसकी हमेशा की शांत मुद्रा में भावनाएं झलक रही थीं। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी बेटी। बस एक मौका। प्लीज, मुझसे बात करो। वॉइसमेल एक सुस्त बीप के साथ खत्म हुआ। मिस्टर ली ने फोन नीचे किया, स्क्रीन को देर तक देखता रहा। उसने फोन वापस जेब में रखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें, जो पहले तेज और चालाक थीं, अब पछतावे से कहीं ज्यादा भारी थीं। वह एक पिता था, और उसकी इकलौती बेटी उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसके इस चुप्पी के घाव ने उसकी किसी भी युद्ध के निशान से ज्यादा गहरी चोट दी थी। यहाँ गांव में ग्रेस कुएं के किनारे खड़ी थी, उसकी गहराई में झांकते हुए। मार्कंडे किनारे पर आराम से बैठा था। ग्रेस आगे बढ़ी। मुझे ये कुआं देखना है। मार्कंडे, मुझे लगता है कुआं छोटा है। तुम इसे जल्दी भर दोगी। वह बस तुम्हारी इच्छा शक्ति की जांच कर रही है। ग्रेस ने कुएं की ओर झुककर देखा। वह गहरा, अंधेरा और पूरी तरह सूखा था। मार्कंडे हंसते हुए, या शायद वह नहीं चाहती कि तुम्हें वह बॉक्स मिले। ग्रेस पीछे हटी, तेजी से टहलते हुए। उसका दिमाग विचारों में दौड़ रहा था। सोचो ग्रेस, सोचो। हम कुएं को जल्दी कैसे भर सकते हैं? मार्कंडे, हम पानी का मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेस, लेकिन हमारे पास इतना लंबा पाइप नहीं है जो यहां तक पहुंच सके। मार्कंडे ने कंधे उचकाए, कोई और रास्ता सोचने की कोशिश करते हुए। ग्रेस, मजदूरों का क्या? हम कुछ लोगों को किराए पर लेंगे। मार्कंडे, इस गांव में शुभकामनाएं, इतने लोग ढूंढने जो दिन भर पानी ढोने को तैयार हों। ग्रेस रुकी, उसकी आंखें सिकुड़ी जब एक विचार आया। उसका चेहरा दृढ़ता से भर गया। ग्रेस, मजदूर नहीं, बच्चे। मार्कंडे, बच्चे। ग्रेस मुस्कुराते हुए, हम उन्हें मिठाइयों से खरीद लेंगे। एक बाल्टी के लिए एक मिठाई, ये सौदा वे मना नहीं करेंगे। ग्रेस और मार्कंडे गांव में गए, जितनी मिठाइयां मिल सकी खरीद लीं। जल्द ही उत्साहित बच्चों की भीड़ उनके आसपास इकट्ठा हो गई। उनके हाथों में बाल्टियां थीं और वे जोश से भरे थे। ग्रेस, ठीक है टीम। एक बाल्टी, एक मिठाई। चलो इस कुएं को भरते हैं। बच्चे चिल्लाए और पास की नदी की ओर दौड़े। बाल्टियों में पानी भरा गया और एक एक करके वे दौड़कर वापस आए, पानी कुएं में डालते हुए। ग्रेस और मार्कंडे भी शामिल हुए, बाल्टियां उठाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। ग्रेस की आवाज दृढ़ता से गूंजी। ग्रेस, चलो सब लोग, हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। चलते रहो। बच्चे हंसे और चिल्लाए, उसकी ऊर्जा से प्रेरित। मार्कंडे भले ही थक गया था, ग्रेस की अटल भावना पर मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही सूरज ऊंचा चढ़ा, बच्चों की ऊर्जा कम होने लगी। वे धीमे पड़ गए, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। मार्कंडे ने भी अपनी बाल्टी छोड़ दी और जमीन पर बैठ गया, सांस लेते हुए। मार्कंडे थकी आवाज में, मुझे लगता है मैं और नहीं कर सकता। ग्रेस ने कुएं की ओर देखा और पाया कि वह आधा भरा था। उसके कंधे एक पल के लिए झुके, लेकिन जल्दी ही सीधे हो गए। ग्रेस, हम आधे रास्ते पर हैं। हम ये कर सकते हैं। मार्कंडे, उठो। मार्कंडे कराहते हुए, मुझे बस एक पल चाहिए। तुमने मुझसे ज्यादा ऊर्जा है। ग्रेस ने अपनी बाल्टी छोड़ी और उसके पास बैठ गई। उसकी थकान अब उसे पकड़ रही थी। उसकी सांसें भारी थीं और वह जमीन को देखने लगी। दोनों चुपचाप बैठे, उनके चेहरों पर पसीना था। बच्चों की हंसी और पानी के छपाके की हल्की आवाज हवा में थी। ग्रेस ने मार्कंडे की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। ग्रेस का शरीर थकान से दुख रहा था। वह पीछे झुकी, एक पल के लिए आंखें बंद की, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। दिन लंबा रहा था और उसके कंधों पर काम का बोझ भारी था। तभी उसके हाथ पर हल्की थपकी पड़ी। उसने आंखें खोलीं और एक छोटी लड़की को देखा, जो 5 साल से ज्यादा की नहीं थी, शर्मीली लेकिन चमकती मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। उसने फिर से ग्रेस का हाथ थपथपाया, उसका ध्यान चाहते हुए। ग्रेस मुस्कुराई, उसकी थकान एक पल के लिए भूल गई। हाँ छोटी, तुम कैसी हो? छोटी लड़की हंसी, एक सेकंड के लिए अपना चेहरा छिपाया, फिर ग्रेस की ओर झांका। तुम्हारा नाम क्या है? ग्रेस ने नरम आवाज में पूछा। लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जिया, उसने धीरे कहा, फिर घूमकर अपनी ड्रेस दिखाई, गर्व से। ग्रेस ने नाटकीय ढंग से आश्चर्य जताया। वाह जिया, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। जिया तारीफ पर खिल उठी। बिना हिचकिचाए ग्रेस ने छोटी लड़की को अपनी गोद में उठा लिया, एक अप्रत्याशित गर्मी महसूस करते हुए। जिया को गोद में लेने से उसकी थकान दूर सी लगने लगी, जैसे उसका बोझ एक पल के लिए हल्का हो गया हो। एक औरत उनके पास आई, उसके चेहरे पर गर्म लेकिन सतर्क मुस्कान थी। मुझे आशा है वह आपको परेशान नहीं कर रही, उसने कहा। ग्रेस ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं नहीं, वह बहुत प्यारी है। उसने जिया को देखा और हल्के से गुदगुदी की, जिससे छोटी लड़की हंसी। ये बहुत अच्छी है। औरत ने राहत की सांस ली। मैं यांग चुन हुन हूँ, जिया की माँ। ग्रेस ने सिर हिलाया, अभी भी छोटी लड़की को गोद में लिए हुए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, यांग चुन। यांग चुन हंसी। धन्यवाद। वह पहले मेरे पास दौड़कर आई, जिद करने लगी कि वह अपनी नई ड्रेस पहने। वह आपको दिखाना चाहती थी।
ग्रेस ने जिया की ओर देखा, आश्चर्य का नाटक करते हुए। तुम मेरे लिए सजी हो? ये तो बहुत प्यारा है। जिया फिर हंसी खुश होकर और अचानक उसने ग्रेस के गाल पर एक छोटा सा चुंबन दिया और उसकी गोद से निकलकर भाग गई। ग्रेस और यांगचुन उसे जाते हुए देखते रहे, उनके चेहरों पर मुस्कान बनी रही। एक पल बाद यांगचुन का चेहरा नरम पड़ गया। पूरा गांव आपके काम की बात कर रहा है। ग्रेस ने आह भरी। हाँ, मैं एक सेकंड के लिए भूल गई थी। यांगचुन ने हिचकिचाते हुए कहा। हे शियांगू बहुत अच्छी हैं। वह हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें ठीक करती हैं, इस गांव की हर आत्मा की मदद करती हैं। मेरे पति के मरने के बाद मैं बहुत बुरे दौर से गुजरी थी। मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। ग्रेस ने ध्यान से सुना, उसके शब्दों में गहराई महसूस करते हुए। अब भी वह मेरी मदद करती हैं, यांगचुन ने कहा। मैं नहीं चाहती कि आपको लगे कि उन्होंने आपको ये काम सिर्फ आपके अनुरोध को टालने के लिए दिया है। ग्रेस ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं ये काम पूरा करूंगी, चाहे कुछ भी हो। यांगचुन ने आश्वस्त होकर मुस्कुराया। मैं आपकी सफलता की प्रार्थना करूंगी। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई, ग्रेस और मार्कंडे को वहां छोड़कर। ग्रेस ने उसे जाते देखा, फिर मार्कंडे की ओर देखा। वह बहुत दयालु औरत है ना? मार्कंडे ने हाथ बांधे। प्रार्थना करने के बजाय वह हमारी मदद कर सकती थी। ग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हमारा काम है, हमें इसे पूरा करना है। मार्कंडे ने भौहें उठाई। नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम है। मैं बस यहाँ हूँ ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम इसे खराब न करो। ग्रेस ने उसे घूरा। सचमुच? मार्कंडे ने हंसते हुए कहा। हाँ, सचमुच। दोनों हंसे और फिर अपने काम की ओर मुड़े, एक बार फिर से शुरू करने के लिए तैयार। गांव के दूसरी ओर नदी धीरे धीरे बह रही थी, उसका सतह सुबह की नरम रोशनी को दर्शा रहा था। अश्वत्थामा किनारे पर खड़ा था, पानी को देखते हुए। उसका विशाल शरीर स्थिर था, लेकिन उसके अतीत का बोझ एक अदृश्य जंजीर की तरह उससे चिपका था। एक पेड़ उसे छाया दे रहा था, उसकी शाखाएं हल्की हवा में हिल रही थीं, लेकिन उसके विचार आसपास की शांति से अछूते थे। उसी पेड़ के नीचे हे शियांगू चुपके से आई, उसकी मौजूदगी शांत माहौल में घुल मिल रही थी। वह कुछ कदम दूर रुकी, उसकी नजरें अश्वत्थामा पर टिकी थीं। अश्वत्थामा की नजरें क्षितिज पर थीं, उसकी आवाज शांत लेकिन भारी थी। वह बहुत मेहनत कर रही है। तुम्हें उसके प्रयासों का सम्मान करना चाहिए। उसके लहजे में कुछ था, कुछ गहरा, अनकहा। हे शियांगू ने हाथ बांधे, उसे चुपचाप जांचते हुए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। पहली बार अश्वत्थामा ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें, जो आमतौर पर भावहीन थीं, अब उनके भीतर एक शांत तूफान था। क्योंकि ऐसा करना सही होगा। उसने भौहें उठाईं, यकीन नहीं हुआ। मार्कंडे के लिए शायद, लेकिन तुम्हारे लिए वह एक कदम और पास आई, अपनी आवाज धीमी करते हुए। लेकिन तुम्हारे लिए। हवा रुक गई, पेड़ों की सरसराहट थम गई और नदी की हल्की आवाज भी फीकी पड़ गई। हवा भारी हो गई, आंखें तनाव से भरी। अश्वत्थामा ने धीरे से सांस छोड़ी और नदी के किनारे बैठ गया। उसके चौड़े कंधे किसी अनदेखे बोझ के नीचे झुक गए, कुछ प्राचीन। मैं चाहता हूं कि वह कामयाब हो, उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें कुछ नाजुक था। मैं चाहता हूं कि वो वह जहर बनाए, ताकि मैं उसे खुद पर इस्तेमाल कर सकूं। हे शियांगू की सांस रुक गई। अश्वत्थामा। वह उसकी ओर नहीं देखा, उसकी नजरें लहराते पानी पर टिकी थीं। मैं थक गया हूं, शियांगू, उसकी आवाज हल्के से कांपी। 5,000 साल। 5,000 साल भटकने, पछतावे और एक ऐसे शाप को ढोने के जो कभी नहीं मिटता। मैंने गलतियां की, ऐसी चीजें की जिन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता। और सदियों से मैंने पछतावा किया। लेकिन हर अच्छा काम, हर कोशिश जो मैंने संतुलन बनाने के लिए की, उसने मेरे दुख को और बढ़ाया। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। ये दर्द, ये शाप, ये असहनीय है। मुझे लगता है कि मैं फिसल रहा हूँ, सही और गलत का फर्क भूलता जा रहा हूँ। वह आखिरकार उसकी ओर मुड़ा, और पहली बार उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से गीली थीं। इससे पहले कि मैं अपनी बची खुची समझ खो दूं, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मुझे शांति चाहिए। हे शियांगू ने तेजी से सांस ली, उसका सीना सिकुड़ गया। उसने उसे सेनाओं से लड़ते, अकल्पनीय भय का सामना करते और आग से बिना डरे गुजरते देखा था। लेकिन ये अलग था। अश्वत्थामा, तुमने ये रास्ता खुद चुना था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और अब तुम इससे मुड़ना चाहते हो? उसके होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसके कंधे हल्के से कांपे। मुझे याद भी नहीं कि यीशु ने मुझसे क्या कहा था, उसकी आवाज खोखली थी। मैंने अपना मकसद खो दिया। हे शियांगू उसके पास बैठ गई, उसके चेहरे को पढ़ते हुए। तो उसे फिर से ढूंढो, लेकिन भागो मत। उसकी उंगलियां जमीन में धंस गईं। मैंने फैसला कर लिया है। उसकी सांस रुक गई, लेकिन उसने दर्द को कठोर चेहरे के पीछे छिपाया। तुम्हें पता है कि अगर तुमने अपनी जान ले ली तो क्या होगा, है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम नर्क की बात कर रही हो? मुझे पता है।
तो फिर क्यों? वह हिचकिचाया। मैं अगर चाहूं तब भी उससे नहीं बच सकता, जो पाप मैंने किए हैं, कम से कम मुझे इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। उनके बीच सन्नाटा छा गया, जो उस बोझ से भी भारी था। हे शियांगू ने आंखें बंद की, गहरी सांस लेते हुए, खुद को संभालते हुए। वह उसके दर्द को जितना समझना चाहती थी, उससे ज्यादा समझ रही थी। और फिर लगभग फुसफुसाते हुए उसने पूछा, और तुमने ये फैसला करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा? अश्वत्थामा ने उसे देखा, चौंक कर। उसका चेहरा अब संरक्षित नहीं था। न कोई चुनौती थी, न कोई तेज जवाब, सिर्फ कच्चा अनकहा दर्द। अगर तुम चले गए तो मैं, उसकी आवाज टूटी, उसकी शांति टूट रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द अकेला है? अश्वत्थामा ने सिर झुका लिया, उसकी नजरों से मिलने में असमर्थ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार वह छोटा सा लगा, और ये किसी भी चीज से ज्यादा उसका दिल तोड़ गया। दोनों नदी के किनारे चुपचाप बैठे रहे। उनके आसपास की हवा भारी हो गई, उनके भावनाओं का बोझ एक अनदेखी ताकत की तरह दबा रहा था। एक पल के लिए न कोई बोला। नदी फिर से धीरे धीरे बहने लगी, हवा ने पत्तियों को हिलाया, और समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, इन दो आत्माओं को उनके साझा दुख में अकेला छोड़कर। कुछ समय बाद यिंग हुआ गा। जैसे ही सूरज आसमान में नीचे उतरा, गांव पर लंबी छायाएं डालते हुए ग्रेस को थकान का भारी बोझ महसूस हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका इरादा अटल था। कुआं अभी भी आधा भरा, उसका मजाक उड़ा रहा था, जब वह एक और बाल्टी पानी लेकर उसकी ओर बढ़ी। मार्कंडे उसे ध्यान से देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। यह भरा नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। तुम खुद को जबरदस्ती थका रही हो। तुम इसे और नहीं भर सकती। ग्रेस, जिसके माथे से पसीना टपक रहा था, ने कांपते हाथों से बाल्टी उठाई। हाँ, तुम सही हो। अगर मैं रुक गई तो इसे नहीं भर पाऊंगी। इसलिए मैं जारी रखूंगी, उसने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। मार्कंडेय चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन गहरी चिंता भी। वह इस परीक्षा का बोझ समझता था, और भले ही वह उसकी ताकत की प्रशंसा करता था, उसे डर था कि इसका क्या नतीजा होगा। लेकिन ग्रेस नहीं रुकी। उसकी गतियां धीमी हो गईं, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, लेकिन वह फिर भी डटी रही। हर कदम उसे उसकी सीमा के करीब ले जा रहा था। उसका शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उसे आगे बढ़ा रही थी। और फिर जैसे ही शाम की रोशनी फीकी पड़ने लगी, ग्रेस गिर पड़ी। बाल्टी उसके हाथों से छूट गई, पानी जमीन पर छलक गया, और वह जमीन पर ढह गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, और आसपास की दुनिया गायबसी हो गई। मार्कंडे तुरंत उसके पास दौड़ा, उसके चेहरे पर उदासी और समझदारी का मिश्रण था। उसने सब कुछ दे दिया था, जितना उसका शरीर सहन कर सकता था, और फिर भी यह काफी नहीं था। ग्रेस परीक्षा में नाकाम हो गई थी। हवा में भारी सन्नाटा छा गया, उस पल का बोझ उन दोनों पर दब रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कभी कभी सबसे मजबूत इरादे भी असंभव को जीतने के लिए काफी नहीं होते। गांव में शाम ढलते ही शांति छा गई, हवा में ताजे पके खाने की महक थी। ग्रेस ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, उसका शरीर अभी भी थकान से दुख रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी गर्म थी, लेकिन नाकामी का बोझ उस पर भारी था। मार्कंडे उसके पास बैठा था, उसकी आवाज शांत और सांत्वनादायक थी। तुमने बहुत अच्छा किया, ग्रेस। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में आत्मसंदेह था। हाँ, लेकिन मैं नाकाम हो गई। मार्कंडे ने नरम मुस्कान दी, सिर हिलाते हुए। तुमने कोशिश की। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलो, सब रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ग्रेस हिचकिचाई, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। साथ में वे खाने की मेज की ओर चले, जहां गांव वाले इकट्ठा थे। कमरा हल्की बातचीत और बर्तनों की खनखनाहट से गूंज रहा था। ग्रेस ने हे शियांगू को हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया, उसका मन अभी भी भारी था। हे शियांगू ने गर्मजोशी से मुस्कान लौटाई। ग्रेस, मुझे अपने आज के अनुभव के बारे में बताओ। ग्रेस हिचकिचाई, अनिश्चित की क्या कहे। ये मुश्किल है। अपने वादे को निभाना। हे शियांगू ने धीरे से हंसी, सिर हिलाते हुए। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अपने वादे को निभाना वास्तव में आसान है। लेकिन मैं नाकाम हो गई, ग्रेस ने कांपती आवाज में कहा। मैं इसे नहीं कर पाई। हे शियांगू ने आगे झुककर दयालु और समझदारी भरे लहजे में कहा। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, ग्रेस। तुमने आज वह कदम उठाया। किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर हमारा दिल साफ है और हमारे इरादे अच्छे हैं, तो नाकाम होने पर भी कोई बात नहीं। ग्रेस की आंखों में उम्मीद की चमक जगी। तो क्या आप मुझे शेनमी बॉक्स देंगी? हे शियांगू ने जानकार मुस्कान दी। हाँ, मैं दूंगी। लेकिन इस वादे के साथ कि तुम इसे मिशन पूरा होने के बाद लौटा दोगी। ग्रेस का चेहरा राहत और खुशी से खिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हे शियांगू की नजरें नरम पड़ी, उसका लहजा विचारशील था। हमें लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि क्या करना है। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे सही फैसले लेंगे। उसकी नजरें अश्वत्थामा की ओर गईं, जो कमरे के किनारे चुपचाप बैठा था।
जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ हूँ। ग्रेस ने कृतज्ञता से भरी आंखों के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद। कमरे में शांत शांति छा गई क्योंकि वे खाना खाने लगे। दिन का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा। उसी समय गांव की दूसरी तरफ मिस्टर ली ने अपनी कफ्स को ठीक किया। उसकी हरकतें सटीक और सोची समझी थीं। रात की हवा ठंडी थी, जिसमें जंगल की हल्की भनभनाहट थी। वह मिशन की तैयारी कर रहा था जब उसका फोन जेब में वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा। कॉलर आईडी मास्टर। उसके चेहरे पर तनाव की एक झलक आई जब उसने कॉल उठाई। गुड इवनिंग मास्टर। उसकी आवाज स्थिर और पेशेवर थी। सब कुछ नियंत्रण में है। हमने अपनी संख्या बढ़ा दी है, 25 और हत्यारे, जैसा आपने कहा। एक ठहरा। फिर मास्टर ने जो कुछ कहा उससे उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। उसकी फोन पर पकड़ मजबूत हो गई। आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? पहली बार उसकी आवाज में अनिश्चितता झलकी। उसकी आंखें गहरी हो गईं। एक और ठहरा। बातचीत का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया। जी मास्टर। मैं समझ गया। उसका जबड़ा हल्का सा सख्त हुआ। फिर उसने जबरदस्ती शब्द निकाले। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। गुड बाय। उसने कॉल खत्म की और धीरे से सांस छोड़ी, अपनी नाक के पुल को रगड़ते हुए। उसकी शांति एक पल के लिए टूटी, बस इतना कि उसका तनाव दिख जाए। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक वॉइसमेल। उसकी सांस रुक गई जब उसने भेजने वाले का नाम देखा। यूं ही उसकी उंगलियां एक सेकंड के लिए रुकीं, फिर उसने प्ले दबाया। पापा, मुझे आपका वॉइसमेल मिला। देखिए, मैं अभी व्यस्त हूं, लेकिन मैं सुबह आपको कॉल करूंगी, ठीक है? बाय। संदेश खत्म हुआ। एक पल के लिए मिस्टर ली वही स्थिर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक छोटी सच्ची मुस्कान आई। उसके चेहरे का तनाव पिघल गया। उसकी जगह कुछ नरम, लगभग इंसानी ने ले ली। उसने फोन वापस जेब में डाला, सांस छोड़ी और अपनी मुद्रा सीधी की। मिशन उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उस रात पहली बार वह हल्का महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद जब तारे अंधेरे आसमान में हल्के से चमक रहे थे, जब हे शियांगू अपने पिछवाड़े के बगीचे में खड़ी थी, ठंडी हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट ही एकमात्र आवाज थी। अश्वत्थामा धीरे धीरे उसकी ओर चला, उसके कदम सावधान, लगभग हिचकिचाते हुए। धन्यवाद, अश्वत्थामा ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। जो तुमने मेरे लिए किया। मुझे लगा था कि तुम हमें शेनमी बॉक्स नहीं दोगी। हे शियांगू ने उसकी ओर मुड़ी, उसका चेहरा उदासी से भरा था। मुझे धन्यवाद मत दो, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी नजरें दूर थीं। दोनों वहां चुपचाप खड़े रहे, उनके साझा इतिहास और दर्द का अनकहा बोझ उनके बीच भारी था। ऊपर तारे उनके इस शांत पल के गवाह थे, जैसे रात की विशालता में उनके रहस्यों को थामे हुए। गांव के बाहर चांदनी मुश्किल से क्षितिज को छू रही थी, जो धीरे धीरे सुलग रहा था। जमील अपने लोगों के साथ गांव के किनारे पर खड़ा था। पेड़ों की छायाएं उनके चिंतित चेहरों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं डाल रही थीं। दूर से आग की चटकने की आवाज और हल्की चीखें रात की हवा में गूंज रही थीं। जमील ने आगे कदम बढ़ाया, उसकी आवाज धीमी लेकिन दमदार थी। याद रखो, हमारा लक्ष्य साफ है। हम 30 मिनट में शुरू करेंगे, हमारे पास ठीक 15 मिनट होंगे। अंदर बाहर कोई देरी नहीं। वह गांव के बीच में बड़े घर में है। उसने अपने लोगों की ओर देखा, उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं। 2 टीमें। अजीज, तुम अपहरण वाली टीम का नेतृत्व करोगे, तुम 3 लोग उसे चुपके से बाहर निकालोगे। अजीज ने सिर हिलाया, उसका चेहरा अटल था। उसने अपनी खंजर को पकड़ लिया। जमील ने जारी रखा, मैं दूसरी टीम का नेतृत्व करूंगा। 4 लोग जो रास्ते में आने वाले को खत्म करेंगे। बाकी लोग इस जगह पर रुको और मेरे इशारे का इंतजार करो। जब तक मैं न कहूं, हिलो मत। अचानक रात चीखों और भड़कती आग की गूंज से टूट गई। आसमान हिंसक नारंगी रंग में बदल गया क्योंकि गांव के घरों से आग की लपटें उठने लगीं। जमील तेजी से मुड़ा, उसका दिल धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है? उसके सामने का दृश्य अराजकता से भरा था। गांव की हवा में धुआं घुल चुका था। लकड़ी के घर, पुआल की छतें और बरसों की मेहनत से बनी हर चीज लपटों की भेंट चढ़ रही थी। लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। औरतें बच्चों को गोद में लिए, बूढ़े लाठियां टेकते और जवान अपनी सबसे कीमती चीजें समेटने की कोशिश में थे। लेकिन आग किसी की नहीं सुन रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ वह और जंगली हो रही थी, मानो उसका मकसद ही सब कुछ राख में बदल देना हो। जमील गांव के चौक में खड़ा इस तबाही को देखकर स्तब्ध था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर तरफ दौड़ रही थीं, शायद कोई रास्ता, कोई जवाब ढूंढने की कोशिश में। तभी उसकी जेब में रखा पुराना मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, मिस्टर ली। जमील ने जल्दी से कॉल उठाया। मिस्टर ली, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन वह जवाब की उम्मीद में सांस रोके खड़ा था। दूसरी तरफ से मिस्टर ली की आवाज आई, भारी और तनाव से भरी। जमील, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। उन्होंने हमला किया। तभी लाइन में एक अजीब सी खटखटाहट हुई, जैसे कोई तार को काट रहा हो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर ली की आवाज बीच में ही टूट गई। कॉल कट गई। सन्नाटा। लाइन मर गई। जमील अपने फोन को देखता रहा, गुस्सा और अविश्वास उसमें उमड़ रहा था।
वह अपनी टीम की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में हिचकिचाहट उसके भीतर के तूफान को दर्शा रही थी। आग की लपटें उसके चेहरे पर टिमटिमाती छायाएं डाल रही थीं, जो उसके भीतर चल रही जंग का दृश्य प्रमाण थीं। एक पल के लिए उसने मिशन रद्द करने की सोची, लेकिन फिर उसने अपने लोगों को देखा, हथियारों से लैस तैयार, उसके आदेश का इंतजार कर रहे। जमील ने गहरी सांस ली, अपने सीने में उभरी गांठ को दबाते हुए। चलो। टीम सावधानी से आगे बढ़ी, उनके कदम तेज और चुप थे, जबकि उनके आसपास अराजकता फैल रही थी। गांव जल रहा था, हवा धुएं और निराशा से भारी थी। बच्चे अपनी माओं से चिपके थे, उनकी चीखें आग की गर्जना को चीर रही थीं। एक आवारा कुत्ता भौंकता हुआ छाया में भाग गया। जमील की नजरें डर से भागते गांव वालों पर गईं, उसका इरादा फिर डगमगा गया। एक पल के लिए वह धीमा हुआ, एक बुजुर्ग औरत को ठोकर खाते और धुएं से खांसते हुए गिरते देख उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। कप्तान अजीज की आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींचा। जमील ने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। रास्ते पर रहो, कोई ध्यान भटकाने वाला काम नहीं। जैसे ही वे बड़े घर के पास पहुंचे, जो आग की चमक के खिलाफ काली छाया की तरह खड़ा था, जमील के दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह मिशन इस कीमत के लायक था? आग की लपटें उसकी अंतरात्मा को चाट रही थीं, लेकिन वह आगे बढ़ा, उसके कदम गिल्ट से भारी था।